स्टूडेंट्स, आज हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के ऑनलाइन सेशन में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होते हैं जो हमारे डेटे को एक लॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से सॉर्ट करने के लिए हमने पढ़ते हैं। तो देख लेते हैं कि ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम होते क्या हैं। सॉर्टिंग रेफर्स टू अरेंजिंग अ सेट ऑफ डेटा इन सम लॉजिकल ऑर्डर। तो बेटा इसका मतलब ये होता है कि जो लॉजिकल ऑर्डर में हम डाटा है ना अपनी मेमोरी के अंदर कि किसी भी लॉजिक ऑर्डर में हम अपने डेटे को जब अरेंज करते हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है, सो इसे हम सॉर्टिंग कहते हैं। सो इसके दो मेन कैटेगरीज होती हैं इस सॉर्टिंग की। आप इसे दो मेथड्स कह सकते हैं। एक होती है इंटरनल सॉर्टिंग और दूसरी होती है एक्सटर्नल सॉर्टिंग। ठीक है बेटा, तो बेटा हम देख लेते हैं कि इन दोनों सॉर्टिंग्स में क्या डिफरेंस है। सॉर्टिंग मेन आपको मैंने डिफाइन कर दिया है कि हम अपने डेटे को जब लॉजिकल ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं मेमोरी के अंदर तो उसे हम सॉर्टिंग कहते हैं। सो हम नेक्स्ट बेटा इसकी ना मेथड्स और इसकी कैटेगरीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल सॉर्टिंग देख लेते हैं। इफ ऑल द डाटा दैट इज टू बी sorted can be adjusted at a time in memory। कि जब हमारा डाटा सॉर्ट हो रहा होता है मेमोरी के अंदर एट अ टाइम इन मेमोरी, तो उसे हम इंटरनल सॉर्टिंग कहते हैं। इसकी एग्जांपल एक ऐसे है कि जैसे हम अपनी मेमोरी के अंदर कोई भी डाटा सॉर्ट कर रहे होते हैं, अपने जो डिस्क के अंदर डाटा एज अ सॉर्टिंग के ऊपर प्लेस कर रहे होते हैं, उसके ब्लॉक्स के अंदर उसे एक लॉजिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे होते हैं एट अ टाइम ऑफ सॉर्टिंग मेन मेमोरी, इसे कहते हैं इंटरनल सॉर्टिंग। और दूसरी है एक्सटर्नल सॉर्टिंग, व्हेन डाटा टू बी सॉर्ट कांट बी अकोमोडेट इन द मेमोरी एट द सेम टाइम। मतलब डाटा उस टाइम हमारे पास मेमोरी में नहीं होता, तो हम इसको ऑक्सिलरी में भी रख सकते हैं। ठीक है, आम जो मेमोरीज होती, सो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सॉर्टिंग। इस दो तरह की सॉर्टिंग होती है मेन, एक होती है इंटरनल सॉर्टिंग और दूसरी होती है एक्सटर्नल सॉर्टिंग। ठीक है बेटा, तो बेटा हम लोग विल कंसीडर इंटरनल सॉर्टिंग एज हमारे कोर्स से रिलेटेड भी है। सो हम अपने सेशन में ऑलमोस्ट ज्यादा इंटरनल सॉर्टिंग के बारे में ही जिक्र करेंगे और इसी के ऊपर ज्यादातर हम अपने एल्गोरिदम जो भी इम्प्लीमेंट हो रहे होंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन हमेशा हम यहाँ पे देखेंगे। तो बेटा हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एक स्टेबल सॉर्टिंग होती है और एक नॉन स्टेबल सॉर्टिंग होती है। चले मैं बेटा आपको ये भी डिफाइन कर देता हूँ, स्टेबल सॉर्टिंग क्या होती है, नॉन स्टेबल सॉर्टिंग क्या होती है। सो इफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो भी हम डिफाइन करके आए हैं, आफ्टर सॉर्टिंग द कंटेंट, जो भी कंटेंट हमें, जो भी एरे हमें, जो भी लिस्ट हमें गिवन है, उस कंटेंट को हम जब सॉर्ट करते हैं, डज नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ सिमिलर कंटेंट इन विच दे अपीयर। कि जो सिमिलर कंटेंट होता है ना हमारे लिस्ट के अंदर, हमारे डेटा के अंदर, गिवन के अंदर, उसकी सीक्वेंस को चेंज ना करे, वो जैसे अपीयर हो रहे थे वैसे ही अपीयर हो, वो होती है हमारी स्टेबल सॉर्टिंग। एंड इफ अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम आफ्टर सॉर्टिंग द कंटेंट, जो भी उसे कंटेंट मिला है, चेंज द सीक्वेंस ऑफ सिमिलर कंटेंट इन विच दे अपीयर, इट इज कॉल्ड अनस्टेबल सॉर्टिंग। मतलब अगर तो वो कंटेंट की सॉर्टिंग को जब सॉर्ट करते हैं हम कंटेंट को, हमारे डेटा को, तो अगर तो वो सिमिलर कंटेंट की जो जैसे वो अपेयर हो रहे हैं उसकी सीक्वेंस को सेम रखता है जैसे सॉर्टिंग करने के बाद भी, ठीक है, तो बेटा हम उसको कहेंगे स्टेबल सॉर्टिंग। और अगर वो उसकी सीक्वेंस को चेंज कर देता है तो हम उसे कहेंगे नॉन स्टेबल सॉर्टिंग। ये बेटा आप एनिमेशन के अंदर भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास डेटा था 0th इंडेक्स पे 35, 33, 42, 10, 14, 19, 26, 44 और 26। अब भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 26 और 26 है ये हमारा सिमिलर कंटेंट है। ठीक है, तो हमारा ये जो सिमिलर कंटेंट है ये अब हमारे डेटा के अंदर आ रहा है। इसके ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे सॉर्टिंग, सो सबसे स्मॉलेस्ट है हमारा 10, उसे फर्स्ट पे हम असेंडिंग ऑर्डर में बेटा सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 10 रख लिया यहाँ पे, उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स पे 14 आ गया, उससे बड़ा 19 था, उससे बड़ा था 26, ये यहाँ पे आ गया। अब उस 26 जैसा ही सिमिलर एक और हमारा डाटा था कंटेंट के अंदर,
उसे भी मैंने यहाँ पे अपने एरे में प्लेस कर लिया। और उसके बाद उससे बड़ा था 31 जो मैंने यहाँ पे रख लिया, उसके बाद 33 था जो यहाँ पे प्लेस हो गया, और इसी तरह सारा डाटा हमारा सॉर्ट होके आ गया। अब ये आपको बेटा नजर आ रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से वाज़ह से कि जो हमारा सिमिलर कंटेंट था वो अपनी सीक्वेंस में एज इट इज आया है, ठीक है। तो ये हुई है स्टेबल सॉर्टिंग। अगर ये किसी और ऑर्डर में आ जाता, लाइक इससे पहले 31 आ जाता है और ये 31 के बाद आ जाता, या इसका कुछ भी ऑर्डर चेंज हो जाता, इसकी सीक्वेंस वो ना रहती जिसमें ये पहले था, तो हम ये कह सकते थे कि ये नॉट स्टेबल सॉर्टिंग, ठीक है बेटा। तो चले हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा हम देखने जा रहे हैं कि थिंग्स टू रिमेम्बर, कुछ चीजें हम याद कर लें, मतलब हमने थ्रू आउट आगे जितनी भी सॉर्टिंग के अंदर चीजें कुछ कॉमन है वो हम लोग देख लेते हैं ऑलरेडी। ओके, सम सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स आर स्टेबल बाय नेचर। तो ये यहाँ पे ये डिफाइन किया जा रहा है कि जो कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है ना वो नेचर से ही स्टेबल है, ठीक है। मतलब उनके अंदर अगर सिमिलर कंटेंट आता है तो वो सिमिलर ही आएगा, उसके अंदर नॉट स्टेबल नहीं हो सकते, ठीक। लाइक उसने उसकी एग्जांपल दी है कि जैसे इंसर्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है और बबल सॉर्ट है, ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है, इन्हें हम फर्दर आगे भी सारे पढ़ेंगे। सो अभी के लिए आप सिंपली रिमेम्बर कर लें थिंग्स जो कि ये वाले जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं बाय नेचर ये वाले जो हैं ये स्टेबल हैं। और उसके बाद एंड सम सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स आर नॉट लाइक हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, etc ऐसे हैं एक दो। तो ये वाले जो हैं ये स्टेबल नहीं, ठीक है। इसके अंदर हमारा सिमिलर डाटा जो है सीक्वेंस में प्लेस नहीं रहता, वो अपनी जगह चेंज कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट जो थिंग है जो हमें रिमेम्बर रखनी है, द चॉइस ऑफ सॉर्टिंग मेथड डिपेंड अपॉन एफिशिएंसी कंसीडरेशन ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स। लाइक जब हमारी जो हमारी कंप्यूटर के अंदर कई एक हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो हम उसके हिसाब से अपना सॉर्टिंग मेथड अप्लाई करते हैं। जहाँ पे हमें एफिशिएंसी चाहिए होती है वहां पे हम अपना एफिशिएंट प्रोग्राम, अपना जो एल्गोरिदम है वो यूज करते हैं। जहाँ पे हम लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी कम चाहिए होती है हम वहां पे वैसा एल्गोरिदम यूज करते हैं। सो हम आगे स्टेप बाय स्टेप सारे जो एल्गोरिदम्स हैं उनको स्टडी भी करेंगे, उनका साथ साथ एल्गोरिदम भी देखेंगे और उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटी और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सब देखेंगे। तो जिससे हमें पता चलता जाएगा कि किस हिसाब से हम कौन सा जो एल्गोरिदम है उसे हम चूज कर सकते हैं। उसके बाद है देयर आर मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ दीज कंसीडरेशन आर द लेंथ ऑफ टाइम स्पेंट बाय प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर इनकोडिंग अ पार्टिकुलर सॉर्टिंग प्रोग्राम। अब उसके बाद ये कुछ 3 के पॉइंट है जो हम ज्यादा इंपॉर्टेंट में रखते हैं कि अब एक प्रोग्रामर जब कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है थ्रू कोड तो उसका कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड होता है। अब आ गया ना वही चीज, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आगे सारा हम देखेंगे। तो हम उस लेंथ ऑफ टाइम को भी कंसीडर करते हैं कि ये इस प्रॉब्लम का जो कोड है वो कितने टाइम के अंदर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है द अमाउंट ऑफ मशीन टाइम नेसेसरी फॉर रनिंग प्रोग्राम। अब जो उस प्रोग्रामर ने कोड किया है, स्पेशल प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया है, प्रोग्राम किया है, तो उसके लिए जो हमारी मशीन है उससे कितना टाइम चाहिए कि उस प्रोग्राम को रन कर सके, ठीक है। उसके बाद द अमाउंट ऑफ मेमोरी नेसेसरी फॉर रनिंग द प्रोग्राम। जब हमारा प्रोग्राम मशीन में भी चल गया, ठीक है, उसके बाद हम अब ये भी ख्याल रखते हैं कि उस मेमोरी हमारी वो जो प्रोग्राम रनिंग स्टेट में हमारी रैम में कितनी मेमोरी ऑक्युपाई कर रहा है, वो कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, ये हमारा सारा एल्गोरिदम की ऊपर बेस करता है। तो ये वाले तीन पॉइंट्स हमारे इस एल्गोरिदम के ऊपर बेस करते हैं कि जो भी हम चूज कर रहे हैं, कि हम प्रोग्रामर का टाइम देख रहे हैं, हम अपनी मशीन का टाइम देख रहे हैं कि वो उस प्रोग्राम को कितने टाइम में रन करेगी। उसके बाद दी अमाउंट ऑफ मेमोरी देख रहे हैं कि हमारा जब प्रोग्राम रनिंग स्टेट में होगा तो वो कितनी मेमोरी ऑक्युपाई करेगा रैम के अंदर एट अ टाइम, ठीक है। सो ये सारे सिस्टम के ऊपर हम ये ऑलरेडी पहले से ये वाले पॉइंट्स थिंग्स टू रिमेम्बर हैं, आप याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट हम फर्दर इन्हें देखते रहेंगे। उसके बाद हमारा पहला सॉर्टिंग एल्गोरिथम है बबल सॉर्ट, ठीक है। तो देख लेते हैं कि ये बबल सॉर्ट क्या चीज है। इन बबल सॉर्ट ईच एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद इट्स एडजेसेंट एलिमेंट।
तो बेटा इसका मतलब कुछ यूं हुआ कि वी बिगन विद द फर्स्ट इंडेक्स, जीरोथ इंडेक्स। एरे का इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, आप उसे फर्स्ट भी कह सकते हैं। सो हम फर्स्ट वाले इंडेक्स को कंपेयर्ड विद द जीरोथ इंडेक्स एलिमेंट कंपेयर्ड विद द फर्स्ट इंडेक्स एडजेसेंट एलिमेंट, मतलब साथ वाले इंडेक्स वाले एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। सो इफ अगर तो वो ग्रेटर है तो उसके साथ रिप्लेस हो जाता है, स्वैप हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। सो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अपने डाटा को स्टोर कर रहे हैं तो हम ग्रेटर चेक करते हैं, ठीक है। सो इफ इट इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन फर्स्ट एलिमेंट दे आर इंटरचेंज, वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते हैं। इन दिस वे ऑल द एलिमेंट्स आर कंपेयर्ड एक्सक्लूडिंग लास्ट एलिमेंट। फर्स्ट जब हम एक अपनी आइटरेशन परफॉर्म करेंगे, उन्हें कंपेयर करते जाएंगे, तो हम लास्ट हमारा जो इंडेक्स होगा ना उसके ऊपर हमें लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सो एंड द इंटरचेंज इफ रिक्वायर्ड, सही। उसके बाद ऑन कंप्लीटिंग द फर्स्ट आइटरेशन, ये मैंने अभी आपको बात बताई है, द लार्जेस्ट एलिमेंट गेट्स प्लेस्ड इन एट द लास्ट पोजीशन। Similarly, in second iteration, second largest element gets last position at the second last position and so on, ठीक है। ऐसे मतलब जैसे जैसे हम अपनी आइटरेशंस परफॉर्म करते जाएंगे हमारा लार्जेस्ट नंबर एंड पे जाता जाएगा और जो स्मॉलेस्ट है वो फर्स्ट पे सॉर्ट होके आते जाएंगे। ये था बबल सॉर्ट, ठीक है। हम इसके एडजेसेंट एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, अगर वो बड़े पे हम कंडीशन पे चेक कर रहे हैं तो हम उसके स्वैप और इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको इसकी एनिमेशन के थ्रू दिखा देता हूँ कि कैसे इसकी एल्गोरिदम वर्क करता है एक्चुअली। तो बेटा हम लोग देखते हैं कि सॉर्टिंग जो है वो बबल सॉर्ट कैसे परफॉर्म होती है। अब सबसे पहले हमारे पास एक लिस्ट था डाटे का, एक एरे था जिसके अंदर 23 पड़ा है, 15 पड़ा है, 29 पड़ा है, 11 पड़ा है और 1 पड़ा है, ठीक है। अब हम स्टार्ट जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, 23 और 15 को कर रहे हैं कंपेयर, ठीक है। अब जो 23 है वो 15 से बड़ा है, सो इसलिए हमने अपने एल्गोरिदम के अंदर डिफाइन करके आए थे, हमने बताया था कि हम इसे स्वैप कर देंगे, ठीक है, इंटरचेंज कर लेंगे। अब 15 फर्स्ट इंडेक्स पे चला गया और 23 नेक्स्ट इंडेक्स पे चला गया। अब उसके बाद हमने वहां पे उसके बाद ये वाला कंपेयर करने के बाद अब 23 को कंपेयर कर रहा हूँ 29 के साथ। अब जो 23 है वो 29 से बड़ा तो नहीं है, छोटा है, तो हम इसे स्वैप और इसे इंटरचेंज करने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट पे फॉरवर्ड करें। नेक्स्ट हमारा अब 29 को कंपेयर कर रहा हूँ उसके एडजेसेंट 11 के साथ, ठीक है बेटा। तो जब 11 के साथ कंपेयर होगा तो 29 बड़ा है 11 से, ठीक है। सो इसके साथ ये इंटरचेंज हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा, ठीक है। तो अब 29 जो है वो 11 की जगह पे चला जाएगा और 11 29 के इंडेक्स के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो आप ये प्रोसेसिंग भी देख रहे हैं बेटा, आपको समझ आ रही होगी आई होप। सो उसके बाद अब नेक्स्ट जो हम एडजेसेंट एलिमेंट है उसके साथ हम इसका कंपैरिजन करने वाले हैं। अब 29 को 1 के साथ कंपेयर करेंगे जब आप, तो 1 अब जाहिर सी बात है छोटा है और 29 बड़ा है, तो ये दोनों ने इंटरचेंज होना है, स्वैप होना है एक दूसरे के साथ। सो 29 लास्ट इंडेक्स पे चला गया और 1 उसके साथ कंपेयर होके बैक वाले इंडेक्स पे आ चुका है। अब जैसा कि हम पीछे हम डिफाइन करके आए थे कि फर्स्ट आइटरेशन में हमारा जो पहला बड़ा नंबर है ना वो लास्ट इंडेक्स पे आपको मिलेगा, तो आप देख सकते हैं कि आपको लास्ट इंडेक्स के ऊपर आपका वो वाला नंबर मिल रहा है। ये अभी फर्स्ट आइटरेशन हुई है हमारी, ठीक है बेटा। चले हम सेकंड आइटरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। अब जब सेकंड आइटरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद 15 23 नो नीड टू इंटरचेंज, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही क्योंकि बड़ा नहीं है। अब 23 11 के साथ जब कंपेयर होगा यहाँ पे कंडीशन कर रही है सेटिस्फाई के ये बड़ा है इससे, ठीक है। जब ये इससे बड़ा है तो हमें इन दोनों को इंटरचेंज करने की जरूरत है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। इसी तरह जब ये इंटरचेंज होंगे 23 1 के साथ होगा और उसके बाद ये 23 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि सेकंड आइटरेशन के अंदर हमको दो हमारे जो बड़े नंबर थे वो यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है, बड़े नंबर। उसके बाद जो हमारी थर्ड आइटरेशन चलने वाली है उसके अंदर फिर से हम स्टार्ट से करेंगे, ठीक है। अब जब दोबारा से स्टार्ट से करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 15 बड़ा है 11 से,
सो इसके साथ ये होगा स्वैप। उसके बाद ये फिर इससे बड़ा है, इसके साथ होगा स्वैप। और ये थर्ड आइटरेशन में तीसरा नंबर हमें बड़ा लास्ट पे मिल गया है, ठीक है। इसी तरह जब हमारी फोर्थ आइटरेशन होगी तो स्टार्ट से फिर 11 1 से होगा कंपेयर, और वो 1 उसके बाद हमें कोई आइटरेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो सारा डाटा है वो सॉर्टेड होके हमारे पास आ गया है, ठीक है। सो बबल सॉर्ट के अंदर ये होता है कि हम अपने एडजेसेंट जो होते हैं ना इंडेक्सेस, उसके साथ कंपेयर करते जाते हैं, और हर आइटरेशन में पर हमें लास्ट में इंडेक्स पे हमें बड़ी वैल्यू हमारे पास मिल जाती है, ठीक है। सो उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है। डू वाइल लूप आप लोगों ने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर पढ़ी हुई है कि डू वाइल डू चलते रहो, इस कोड ब्लो को तब तक एग्जीक्यूट करते रहो जब तक कि एक्सचेंजेस हमारे खत्म ना हो जाए। कोई ना कोई कंडीशन है यहाँ पे कि जब तक हमें हमारा डाटा सॉर्ट ना हो जाए। इनिशियलाइज कर रहा है एक्सचेंज को फॉल से, उसके बाद फॉर ईच लूप के साथ एडजेसेंट एरे एलिमेंट्स उठा रहा है, और उसके बाद देखिए चेक कर रहा है कि वैल्यूज आर आउट ऑफ ऑर्डर, अगर मतलब बड़ी है उससे तो उसे क्या कर दो, एक्सचेंज दी वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू को ट्रू कर दो, ठीक है। वो ये इस तरह हमारा एल्गोरिदम वर्क करता है। आप अपना भी एल्गोरिदम इसके लिए डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है टाइम कम्प्लेक्सिटी। अभी मैं ऊपर आपको बात कर रहा था कि जब हम ये थिंग्स रिमेम्बर करते हैं कि हमारा जब प्रोग्राम लिखा जाता है, कोई एल्गोरिदम लिखा जाता है, तो बेटा हम ये देखते हैं कि वो कितने मेमोरी को रिजाइड कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है सीपीयू का एग्जीक्यूशन में, कितना टाइम ले रहा है। सो हम वो टाइम कम्प्लेक्सिटी उसकी निकालते हैं। The time complexity for bubble sort is calculated in terms of number of comparison। तो जितने comparisons हम करते हैं उस बेस पे हम अपनी time of complexity को execute करते हैं। Here are two loops, इसके अंदर दो loops होती हैं, एक outer loop होती है और एक inner loop होती है। So जो outer loop होती है वो iterate करती है inner loop के अंदर comparisons के लिए, ठीक है। The inner loop is iterated one less than the number of elements in the list या array, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो इनर लूप होती है, क्योंकि हमें लास्ट में अपना एक इंडेक्स जो है वो हर बार हमारा हमें ऑलरेडी सॉर्टेड मिल रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद ये एक फंक्शन है fn, n है जो नंबर ऑफ हमारी आइटरेशंस है, ठीक है। और उसको हम इस फार्मूले के थ्रू अपना जो है वो निकाल सकते हैं, अपना टाइम कम्प्लेक्सिटी। सो n-1 यहाँ पे नंबर हम अपना लिख सकते हैं जितनी हमारी आइटरेशंस हुई हैं, हमने परफॉर्म की है, और बिग O n2 के थ्रू हम अपना निकाल सकते हैं। ये हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा। सो हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को कुछ इस हिसाब से देख लेते हैं कि इसका हम 3 केसेस में ऑलमोस्ट देखते हैं कि बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। इन केसेस को हम हमेशा अपने ज़हन में रखते हैं। सो बेस्ट केस ये हो सकता है कि सॉर्टिंग अ सॉर्टेड एरे बाय बबल सॉर्ट, कि अगर हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हमें मिले वैल्यूज, सो क्या होगा कि इन बेस्ट केस आउटर लूप विल टर्मिनेट आफ्टर वन आइटरेशन, क्योंकि पहली ही आइटरेशन के अंदर उसे अपने सारा एरे सॉर्टेड मिलेगा। सो ये होगा इसका सॉर्टिंग टाइम FNON स्केयर। उसका वर्स्ट केस हमारा ये हो सकता है कि सपोज एन एरे 5 4 3 2 1, इसके अंदर ये वाला हमारा डेटा पड़ा हुआ है, वी नीड टू मूव फर्स्ट एलिमेंट टू द एंड ऑफ एरे, कि हमें जो फर्स्ट इंडेक्स लार्जेस्ट है इसे एंड ऑफ एरे पे लेके जाना है। सो इसके लिए हमें n-1 टाइम स्वैपिंग प्रोड्यूस होगी इसके लिए, ठीक है। सो इसके लिए भी फंक्शन वही सेम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी। उसके बाद एवरेज केस ये हो सकता है कि डिफिकल्ट टू एनालाइज देन अदर केसेस, के मतलब रैंडमली इनपुट्स सो इन जनरल। इसका मतलब ये हो सकता है बेटा कि मतलब दूसरे केसेस के दरमियान हो, एवरेज हो, कि ना ज्यादा हमें डेटे को एंड पे लेके जाना पड़े और आधा डाटा हमें सॉर्टेड भी नहीं, ठीक है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी अभी आपने ऊपर ओ एन निकाल ली है, ठीक है, वो इसकी जनरल में। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखते हैं इसके फर्दर सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स।